प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा गणित 10th का ये आपका प्रश्नावली 3.1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से इसको आप हल कीजिए। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जैसा कि आप लोग भी 10th क्लास में पढ़ते हो, तो इसमें भी 10th क्लास में ये बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है और इसमें 10 विद्यार्थी हैं। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि आपसे कि यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो आपको बताना है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक तो आपको लड़कों की संख्या निकालना है और एक आपको निकालना है लड़कियों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लड़कों की संख्या को हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या x है। हमने लड़कों की संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। और अब हम क्या करेंगे कि जो लड़कियों की संख्या है इसको हम y मान लेंगे। तो तथा लड़कियों की संख्या क्या है आपकी, वो हमने y मान ली। तो हम इसको लिखेंगे बराबर में y है। अब आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया, यानी कि जो कुल विद्यार्थी है ना वो आपके 10 हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में आपसे कह रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि भाई कुल विद्यार्थी 10 हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि कुल विद्यार्थी यानी कि लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल विद्यार्थी आपके जो है वो कितने हैं, 10 हैं। तो बराबर में 10, और 10 कौन है, लड़के और लड़कियां। तो हम क्या लिखेंगे कि x और y जो है वो आपके कितने हैं, 10 हैं। ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद आगे आप देखिए, बढ़िए क्या कहता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कि जो लड़के हैं ना उनसे 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। तो दूसरी बार हम इसको लिखेंगे कि पुनः प्रश्नानुसार। अब ये आपसे क्या कह रहा है कि जो लड़कियां हैं यानी कि लड़कियों को हम इधर लिख लें और लड़कों को क्या लिखें, इधर लिखें। अब अधिक किसकी है, लड़कियों की संख्या। किसकी, लड़कियों की संख्या। तो यदि हम लड़कियों की संख्या को इक्वल करेंगे लड़कों की संख्या से, तो हम क्या करेंगे कि लड़कों की संख्या में 4 को जोड़ देंगे। अब लड़कियों में क्यों नहीं जोड़ा 4 को, क्योंकि यदि लड़कियों में जोड़ते आप तो फिर ये लड़कों की संख्या ऑलरेडी वैसे ही 4 कम है और 4 अधिक हो जाती लड़कियों की संख्या। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देते हैं, जिससे क्या है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में भी आपसे ये कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों में आपको 4 जोड़ना है। अब लड़कियों की संख्या जैसे कि हमने y मानी और लड़कों की संख्या कितनी मानी, हमने x। हमने x में 4 जोड़ दी। अब क्या करेंगे कि x का पक्षांतरण करेंगे तो x किधर जाएगा, इधर, और इधर यहाँ पे 4 के 4। ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्या है, आपको ग्राफीय विधि से हल करना है ये। तो ग्राफीय विधि में क्या करते हैं, हमको 2 लाइनें चाहिए होती हैं, मिनिमम आपको 2 लाइनें चाहिए होती हैं। और एक लाइन तभी बनती है आपकी, ऐसे कि ये है कि अनंत बिंदुओं से बनी आकृति आपकी रेखा कहलाती है। और रेखा यानी कि लाइन। अब लाइन तो तभी बनेगी जब आपके 2 बिंदु होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तो आपके ये समीकरण है और एक आपका ये समीकरण है। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण से पहली लाइन को क्लियर करते हैं। अब समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से। अब 1 को लेंगे तो समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर कितना आपका 10।
अब आप एक काम कीजिए, इसमें आप x या y का कोई भी एक मान रख सकते हो। पहले यदि आप x का मान रख लो, चाहे y का मान रख लो, और आप अपनी तरफ से कोई भी मान रख सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि जो मान मैं मानूं वही आपको रखना है। आपको वही मान रखना है जो आपके ग्राफ में क्लियर आ सके। जैसे सपोज दैट 10 से ऊपर आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपके ग्राफ में ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं एक अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि माना कि x बराबर 4 रखने पर, मैंने ये अपनी तरफ से रख लिया है। किस में रखेंगे हम? समीकरण 1 में। तो x की जगह हम 4 रख देंगे। तो 4 रखेंगे तो 4 प्लस y बराबर कितना? 10। अब ये 4 धन में है, इस साइड जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4। ये धन के 4 थे, इधर गए तो किसके हो गए? माइनस के। तो y बराबर कितना का आ गया? प्लस का 6। अब एक मान हमारे पास आ चुका है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे कि हम x का मान तो हमें निकल आया, अब हम निकालेंगे किसका? y का मान। तो चलिए दोस्तों y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे अब कि माना y बराबर 6 रखने पर, सॉरी 4 ही हमने इसको x का रखा था, तो y का मान भी आप 4 ही रख लीजिए। 4 रखने पर, क्योंकि 6 यदि मान रखते y का मान तो सेम समीकरण में सेम मान नहीं रख सकते, नहीं तो क्या होगा कि वो एक ही बिंदु पर आ जाएंगे आपके। तो हम y बराबर 4 रखेंगे, तो यानी कि x जो है, x तो x ही रहेगा और y की जगह पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ पर बराबर में कितना आएगा आपका? 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 इधर जाएंगे, तो यानी कि 10 माइनस 4, x बराबर आपका आ गया 6। अब एक हमें छोटी सी सारणी बनानी है, छोटी सी सारणी बनाएंगे यहाँ पर। तो जब सारणी बनाएंगे तो इसमें हम x और y के दोनों मानों को रखेंगे। तो ये x का मान है, ये y का मान है। अब जो हमने समीकरण में माना कि x बराबर हमने 4 रखा, कितना रखा? 4, तो हमें y कितना मिला? 6। ओके, अब जब हमने y बराबर 4 रखा था तो हमें x कितना मिला? 6। ये हमारे पास हमारी लाइन के लिए दो बिंदु आ चुके हैं। इसको आप P कह सकते हो और इसको आप Q कह सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 की। समीकरण नंबर 2 आपका क्या है? अब हमें इसको कैसे लिखेंगे कि समीकरण 2 से, मतलब 2 से हमें 2 लाइनें निकालना है। 2 से हमें 2 ऐसी लाइन निकालना है जो दो बिंदुओं पर मिले। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कह रहा है ये कि भाई y माइनस y, समीकरण 2 क्या था? y माइनस एक्स बराबर 4। अब इसमें भी हम अपने अकॉर्डिंग कुछ मानते हैं। तो देखिए, आप देखिए कि कुछ भी मान सकते हो, हम x की जगह 0 मान लेते हैं। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0 रखने पर, हमने ये अपनी तरफ से मान लिया। आप 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। हमने x बराबर क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो y तो आपका y ही रहेगा और x की जगह पे क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, बराबर में 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा? आपका 0 इधर जाएगा, तो 0 को जोड़ लो, घटा लो, इससे कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। तो y का मान जो है आपके पास आ गया 4। तो हमें दो वैल्यू मिल चुकी है। x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिला हमको? 4। अब हम क्या मानते हैं? हम y का मान मानते हैं। तो अब हम लिखते हैं कि माना कि y बराबर 0 रखने पर, अब समीकरण 2 में जब हम y बराबर 0 मान लेते हैं तो यहाँ पर जो y का मान है, यहाँ पर इसको क्या रख देंगे? अपन 0 रख देंगे, और माइनस का x है वो माइनस का x रहेगा। इससे क्या हमें x की वैल्यू मिलेगी, बराबर में आपका 4 है। अब क्या करेंगे कि भाई 0 को x में घटाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं, तो माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब ये माइनस यहाँ पर नीचे चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, तो ये किसके हो जाएंगे? माइनस के 4। तो x बराबर माइनस के 4 आपका आ गया। अब हमने पहले की जो समीकरण की सारणी थी उसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण की सारणी बनाते हैं। तो जो ये हो गया आपके पास x और ये हो गया आपके पास y। अब x बराबर आपने 0 रखा था तो y कितना मिला था आपको? 4, और y बराबर 0 रखा तो x मिला आपको माइनस का 4। अब ये दोनों की दोनों जो वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं, ये आपके पास P और Q की वैल्यू थी, और इसको आप PQ, इसको आप R मान लो, इसको आप S मान लो, क्योंकि हमें 4 बिंदु चाहिए होती है। हमें क्या है? 2 लाइन बनाना है,
तो दो लाइन को काटेंगे तो दो बिंदु ऐसे आएंगे, मान लो दो बिंदु ऐसे आए, आप हम इसको ग्राफ पर देखेंगे तो इसके लिए हमें 4 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं ग्राफ पर। चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को ग्राफ पर देखते हैं। ये आपके पास पहले समीकरण की सारणी है और ये आपके पास दूसरे समीकरण की सारणी है। तो हम देखते हैं कि ये मान मैंने आपको पहले ही बना लिया है, जिससे क्या है कि हमारे जो समय है वो हमारा थोड़ा बच जाए। अब हमने देखा कि पहला जो मान है मतलब बिंदु P x बराबर हमने 4 माना था, मतलब x पर हमें x जो है इधर धनात्मक है और इधर आपका ऋणात्मक है। बाय ऊपर की साइड यदि आप जाएंगे तो धनात्मक रहेगी और बाय नीचे की साइड जाएंगे तो आपकी ऋणात्मक रहेगी। तो इसमें हमने देखा कि x बराबर 4 है, कितना है 4, तो हम x बराबर 4 कहाँ है यहाँ पर, और बाय बराबर है 6, बाय का मान कितना है 6। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एक बिंदु बनाएंगे, x का मान तो रहेगा आपका 4 और बाय का मान कितना रहेगा 6, मतलब यहाँ से लेके आपको चलना है यहाँ तक, किस जगह पर, यहाँ पर। तो x बराबर 4 और y बराबर 6 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ इस जगह पर। यानी कि जो लाइन का पहला बिंदु P जो मिलेगा हमें वो यहाँ पर मिलने वाला है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि Q बिंदु कहाँ मिलेगा। तो x बराबर 6 चलेंगे और y बराबर 4, x का मान 6 कहाँ है यहाँ पर, और y बराबर 4 कहाँ है, यहाँ से 1 2 3 4। अब इस जगह पे हमें ये दोनों बिंदु मिल जाएंगे, यानी कि ये दोनों यहाँ पर। अब इसको लिख देते हैं अपन क्या P और ये हो गया अपना Q। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इन रेखाओं को मिला लेते हैं, हम इस लाइन को मिला लेते हैं। अब मिलाते हैं तो इसमें क्या करना है, आपको एक डिब्बे को 1 यूनिट मानना है। तो ये आपके पास पहले समीकरण की लाइन बन चुकी है। तो पहले समीकरण की जो लाइन बनी हमारी वो कितना, जो P बिंदु हमारे पास कितना मिल गया, जे x पर है अपना 4 और y पर है अपना 6, और जो Q बिंदु है वो है हमारा x पर है 6 और y पर है कितना 4। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरे समीकरण को। तो दूसरे समीकरण में x पर 0 y पर 4, यानी कि x पर 0 कहाँ है, यहाँ 0 तो हर पे 0 है, और y पर कितना है 4 है, तो 4 कहाँ यहाँ मिलेगा इस जगह पर, यानी कि लाइन का एक बिंदु हमारा यहाँ मिल गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि x पर कितना है -4 और y पे 0, तो x पर कितना है -4 और -4 कहाँ है यहाँ है x पर, तो ये क्या है यहाँ आ जाएगा, और y पर कितना है 0, y पर जो है वो 0 है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है ये बिंदु कहीं पर तो मिलेंगे ना। अब ये देखो आप इस लाइन को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं क्या R, क्या नाम दे दें R, और जो R बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0 और 4, x पर कितना 0 y पर 4, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम S, और S जो बिंदु रहेगा वो रहेगा आपका x पे -4 और y पर कितना 0, और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करी हैं उसको बोलते हैं अपन प्रतिच्छेदित बिंदु। और प्रतिच्छेद कहाँ पर करी हैं, x पर तो 3 है और y पर कितना है 7 है, तो हम ऐसे कि किसका कोई भी नाम दे दें, हम इसको लिखेंगे प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु। अब इसको क्या है कि हम नाम दे देते हैं इसको, ऐसे मेरा नाम महेंद्र है तो मैं इसका m नाम दे देता हूं, और ये x पर है आपकी कितनी 3, x पर कितना जा रही है ये 3, और y पर कितना जा रही है 7, तो इसका मतलब ये x पर है 3 और y पर है ये 7। अब जो x हमने क्या माना था, x माना था हमने लड़कों की संख्या को, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः लड़कों की संख्या x बराबर क्या बराबर x बराबर वो आ गया आपके पास 3, तथा लड़कियों की संख्या को हमने y माना था, तथा लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना था y माना था, यानी कि y बराबर आ गया ये आपका 7। अब आप देख सकते हो दोनों का अंतर कितना है 4 है, और दोनों का जो योगफल है वो कितना है 10 है,
ठीक है। अब इस तरीके से हमने दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। आपको एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करते हैं यहाँ से। तो हमको क्या लिखना है कि एक पेंसिल को हम x मान लें। तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य हम x मान लें। क्या है x। और तथा जो कलम है उसको हम बाय मान लेते हैं। तो एक कलम का जो मूल्य है उसको हम बाय मान लें, बराबर में क्या हो जाएगा, बाय है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, मतलब सबसे पहले आपको क्या शर्त रखी गई है। सबसे पहले आपको शर्त रखी गई है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, और एक पेंसिल का हमने 5 माना। तो हम क्या लिखेंगे कि 5x, पेंसिल को हमने क्या माना, x माना। तो हम क्या लिखेंगे कि 5x प्लस 7y बराबर में ये हो जाएगा आपका 50 रुपये। यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य हो गया आपके पास 50। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त आपको क्या दी कि जबकि 7 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो हम उसको पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि दूसरी बार प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है कि भाई 7 पेंसिल यानी कि 7x, और तथा 5 कलम है आपकी 5y, बराबर में आपका मूल्य है 46 रुपये। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी एक समीकरण को लेते हैं, इसको लेते हैं पहले। तो पहला समीकरण क्या है आपका, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था, अब हम समीकरण 1 को लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से हम दूसरा करते हैं। तो समीकरण 1 लिखते हैं। तो समीकरण 1 है आपका 5x प्लस 7y बराबर 50। अब हमें x और y की वो वैल्यू मानना है जिससे कि क्या है, x और y की जो वैल्यू है वो आपकी दशमलव में नहीं आनी चाहिए और आपके ग्राफ पे भी आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। 3 रखने पर तो जब हम इसमें 3 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 15, और 15 इधर जाएगा तो 35 में 7 का भाग चला जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो x की जगह पे हम 3 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 7y बराबर है 50। ये कितने हो गए, 15। इधर जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 35। किसके होंगे, प्लस के। तो जो 5 और जो 15 है इनका दोनों का गुणा करेंगे तो ये 5 का और 3 का तो कितना हो गया, 15। तो 7y में आ गया आपका कितना, 35। 7 से काटा 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 5। अब हमने एक बार तो x का मान रख लिया, यहाँ पर मैं x लगाना भूल गया था। तो यहाँ पे क्या है, आपने एक बार तो x की वैल्यू रख ली। अब हम रखेंगे किसकी, y की। तो हम लिखेंगे कि माना कि y बराबर, क्या रखें हम, y बराबर, देखो हम पुट करके देखते हैं। सपोज दैट हम y की बराबर जगह पर यदि इसमें 3 रखते हैं तो 7 21। अब 21 में से यदि 50 में से इसको घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 29 तो 5 से कटेगा नहीं। तो आप y का मान जो है वो 0 रख लो। 0 रखने से क्या होगा कि जो y का मान पूरा 0 हो जाएगा, और 0 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा 50 में, और 5x के उसको काटेंगे तो वो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो 5x है उसको तो 5x ही, y की जगह हमने कितना पुट किया है, 0 पुट किया है, बराबर में 50 आ गया आपके पास। अब ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, बराबर में कितना आ गया, 50। अब 5x बराबर क्या हो जाएगा, 0 को पक्षांतरित कर दो तो क्या इतना 50 में कोई परिवर्तन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब जो 5 किस में है, गुणा में, ये कहाँ जाएंगे, नीचे, या फिर आप यहीं पर काट सकते थे। तो 5 से काटा, x के जो मान है वो आ गया हमारे पास 10। अब हम छोटी सी सारणी बनाएंगे, किसके लिए, कि हमें 2 बिंदु चाहिए होते हैं। किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है। तो x का मान हमने कितना रखा था दोस्तों, x का मान रखा था हमने 3।
तो y हमें मिला 5। और जब हमने y का मान को 0 रखा तो x का मान जो है वो मिला हमारे पास कितना, 10। अब ये आपका पहला समीकरण हो चुका है। अब उसी प्रकार से जैसे हमने पहले समीकरण को सॉल्व किया है वैसे ही हम दूसरा समीकरण सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है उसको लिख लेते हैं, 7x प्लस का 5y बराबर में कितना आ गया आपका 46। अब इसमें हम मान लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, ऐसी क्या x की वैल्यू रखें जिससे दशमलव में ना जाए। तो 7 की जगह यदि सपोज 2 रखते हैं तो 14 हो गया, 14 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी कि 32। अब 32 5 से तो कटेगा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 रख लेते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर रखा था 3, तो 3 रखेंगे तो देखिए 21 में से 46 में से 21 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 25। अब 25 5y से विभाजित हो जाएंगे। तो हम क्या मानेंगे कि माना कि x बराबर 3 रखने पर, तो जब x बराबर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 और यहाँ पर x की जगह 3 प्लस के 5y बराबर में आ गया आपका 46। 7 की कितने हो गए, 21 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब 40 में से कितने गए, 21, 40 में से 21 गए तो आपके बचे ये 25। अब y बराबर 5 काय में है, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा 25/5, 5 से 5 25, y का जो मान आ गया वो आ गया आपके पास 5। अब हमको रखना है किसका, y का मान। अब y का मान आप सोचिए ऐसा मान रखो कि जिससे कि ये पूरी तरीके से क्या है, दशमलव में न जाए। अब यहाँ पर यदि हम y की 3 रखते हैं सपोज दैट, जो हमने यहाँ पर रखा था x का, तो 15 इधर जाएंगे तो 40 में से घटाएंगे तो 31 बचेंगे। अब 31 तो 7 से विभाजित होंगे नहीं। तो मैंने एक माना कि y बराबर क्या रख लूँ मैं, -2 रख दूँ। यदि -2 को यदि मैं रख देता हूँ y के मान में तो ये किसके हो जाएंगे, 10 माइनस के। अब माइनस के हो जाएंगे तो इधर जाएंगे तो 56, इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 56। अब 56 7 से विभाजित है तो हम क्या रखेंगे, y बराबर हम -2 रखेंगे तो 7x तो 7x ही रहेंगे। समीकरण नंबर 2 में जो y का मान है वो हो जाएगा आपका -2 और जी कितना हो जाएगा 46। अब जे किसके हो गए, ये हो गए आपके पास 5 दूनी 10, किसके, माइनस के। अब जो 46 है, जब 10 को इधर पक्षांतरित करेंगे क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है, पक्षांतरण होता है, तो 40 प्लस के 10, 7x बराबर कितना 56। गुणा में है, बट्टे में चले जाएंगे, चाहे भले आप यहाँ पे काट दो, तो 56/7, 7 2 56। तो हमें जो छोटी सी सारणी प्राप्त हुई जिसमें x और y जो है, तो x बराबर हमने 3 रखा था, y मिला था हमको 5, और यहाँ पर हमने y बराबर -2 रखा था, सॉरी यहाँ नहीं, ये x का मान है। y बराबर हमने -2 रखा था तो x का मान मिला हमें 8। इसको आप P बिंदु कह सकते हो, इसको आप Q कह सकते हो, इसको आप R कह सकते हो, इसको आप S कह सकते हो। इनकी क्यों जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि हमको कोई भी एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 बिंदु तो चाहिए होते हैं। तो ये पहला बिंदु आ गया, ये आपके पास दूसरा बिंदु आ गया, ये दूसरे समीकरण का पहला बिंदु आ गया, ये आपके पास दूसरा बिंदु आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ग्राफ पर। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि आपसे ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ग्राफ पर। ये जो समीकरण है, ये जो पहले समीकरण की सारणी है और ये आपके पास है दूसरे समीकरण की सारणी। तो मैंने क्या है, ग्राफ को इस साइड कम लिया है क्योंकि x की माइनस में वैल्यू तो हमारे पास कोई ज़्यादा है नहीं बड़ी। अब तो क्या है, हम x की प्लस में वैल्यू जरूर है, वो है आपके पास कितना है, +10। तो मैंने क्या इस तरफ सारणी को ग्राफ को ज़्यादा बढ़ाया है। अब हम देखते हैं कि पहले समीकरण में x की जगह आपको कितना चलना है, 3, और y पर चलना है आपको कितना, 5। तो x का मान जो है वो 3 कहाँ है, यहाँ पर प्लस में, और y की जगह 5 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ से जाएंगे और आप यहाँ मिलोगे कहाँ पर, इस जगह पर। तो पहला बिंदु जो P मिला वो हमको यहाँ मिला। हम यहाँ पर इसकी नेमिंग दे देते हैं PQRS। क्यों, क्योंकि हमें हर एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं आप कि x पर तो आपको 10 जाना है और y पर जाना है आपको कितना, 0। तो यानी कि x पर 10 कहाँ है, यहाँ, और y जो है 0 तो हर अक्ष पे 0 रहेगा। तो यानी कि ये बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो हम इस दोनों को बिंदुओं को मिला देते हैं।
तो दोस्तों जब हम इनको दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक लाइन मिल जाती है। तो अब हमने इन दोनों को मिला दिया तो हमारे पास पहले समीकरण की लाइन मिल गई। इसको हम बिंदु P नाम दे देते हैं, इसको लिख देंगे P का जो मान है वो x पर 3 है और y पर है आपका 5, और यहाँ पर जो Q बिंदु है वो आपका x पर 10 है और y पर कितना है 0 है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारे पास समीकरण 1 की लाइन है। आप ऐसे लिख भी सकते हो कि समीकरण 1 से ये बिंदु जो दोनों आए हैं हमारे पास समीकरण 1 से आए हैं। और जो जब दूसरे की बात करेंगे समीकरण की, तो उसमें क्या है, x पर 3 जाना है, y पर आपको 5 जाना है। तो x पर 3 कहाँ है, यहाँ पर, और y पर भी कितना है 5, यानी कि ये दो जो बिंदु रहेगा ये आपको एक के ऊपर एक बिंदु वहीं पर मिलने वाला है। लेकिन हम इसका नाम दे देते हैं PQR। क्या नाम दे दें, R। और R जो है वो x पर 3 है और y पर कितना है 5, यानी कि सेम है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी वाला जो बिंदु है वो कहाँ मिलेगा। x पर 8 जाना है और y पर कितना है 2। तो x पर आपको 8 जाना है और y पर जो जाना है वो आपको जाना है -2। तो यानी कि x 8 यहाँ है, y कहाँ है यहाँ पर। तो यानी कि ये बिंदु आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों, इस जगह पर, y पर -2 और x पर 8। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो प्रतिच्छेदित बिंदु है वो भी आपका यहीं पर मिलने वाला है। यानी कि तीनों के तीनों एक ही जगह पर हो जाएंगे, लाइन भी वहीं काटेगी और दो बिंदु भी मिल गए। तो यहाँ पर अपन इसको R नाम दे दिया था, इसको आप S नाम दे दो। क्या नाम दे दो, S। और ये S जो है वो आपका x पर 8 है और y पर है -2। इसको आपने जो समीकरण 1 से हुआ था, तो ये जो आपके पास जो लाइन मिली हमें, ये समीकरण 2 से है। किससे है, समीकरण 2 से। अब इन दोनों को हमने लिख दिया। अब आप एक बात बताओ कि प्रतिच्छेदित बिंदु कितना है। प्रतिच्छेदित बिंदु भी आपका तीनों 5 है, x पर 3 है और y पर कितना है, ये 5 है। तो ये आपका हो गया प्रतिच्छेदित बिंदु। प्रतिच्छेदित बिंदु, लाइन जहां पर आपको प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेदित बिंदु, इसका नाम हम क्या देते हैं, मेरे नाम पर महेंद्र। यानी कि m जो है x पर 3 है और y पर कितना है 5 है। अब आप एक बात बताओ कि आपने पेंसिल की मूल को x माना था और जो एक कलम थी वो आपकी कितनी थी, y थी। यानी कि जो पेंसिल का जो मूल है वो आपके पास कितना आ गया, x, और x का मान है 3। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अतः एक पेंसिल का मूल्य, किसका, एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य x बराबर कितना है दोस्तों, 3, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है दोस्तों, वो है आपका y बराबर 5। दोस्तों ये ग्राफीय विधि से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इसको दोबारा देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कौन से वाले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब प्रश्नावली 3.1 का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको ये सारणी समझनी होगी। चाहे भले दूसरा क्वेश्चन हो, तीसरा क्वेश्चन हो, चौथा क्वेश्चन हो, इस चैप्टर में आपको जितने भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है ना, उनको आपको सॉल्व करने के लिए सारणी जो आपकी बुक में भी दी हुई है, तो इसको आपको समझना होगा। अब इसमें क्या रहेगा, जो पहला समीकरण है ये सभी आपके A1, B1 और C1 के मान रहेंगे, और जो दूसरा समीकरण है ये आपका A2, B2 और C2 के मान रहने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो x का मान है, मतलब पहले जो इसका मान है वो कितना है, 1 है, और इसका मान कितना है, 3 है। तो हमने A1 की वैल्यू कितना रख दिया, 1, और जो
A2 की वैल्यू है इसको 3 रख दिया, और यहाँ पर B1 की जो वैल्यू है वो -2 है, और B2 की वैल्यू है आपके पास 4, C1 की वैल्यू आपकी 0 है, और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास B। यानी कि यदि हम अनुपातों की तुलना करें तो A1 A2 और B1 B2 आपके बिल्कुल बराबर नहीं हो रहे। तो जब बराबर नहीं हो रहा है तो C1 C2 की तो कोई मानों की ज्ञात करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम लिखते हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। तो जब ये बराबर नहीं होते तो आपकी ये प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं रहती हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ग्राफीय निरूपण में इसको क्या लिखेंगे कि भाई प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। देखो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं क्या होती हैं ये आपको बताना है। तो प्रतिच्छेद रेखाएं यानी कि यहां से यदि कोई रेखा गई हो L1 और यहां से भी आपकी एक दूसरी रेखा आ रही है L2, मतलब कि ये जो हैं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब यहां पर आपको प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये आपका प्रतिच्छेदित बिंदु हो गया। इस कंडीशन में आपका केवल एक हल होगा, मतलब जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर आपको एक हल मिलने वाला है। तो हम इसको लिखेंगे कि केवल एक हल, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम दूसरे को देखते हैं। तो दूसरे में हम देखते हैं कि इसमें जब हमने इसके अनुपातों की तुलना करेंगे कि भाई A1 का मान है आपके पास 2 और A2 का मान है आपके पास 4। अब यहाँ पर B1 का मान है 3 और B2 का मान है आपके पास 6 और C1 का मान है 9 और C2 का मान है आपके पास 18। तो A1 का जो मान है उसको कट रहा है वो A1 और A2 1/2। ये भी आपका 3 एकम 3 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तीनों के तीनों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 आपके अनुपातों में बराबर आ चुके हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर है आपके C1 बटा C2 के। अब तीनों ही बराबर आ गए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपकी समपाती रेखाएं होती हैं। इनको क्या लिखेंगे आप, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं क्या होती हैं इसको हम समझ लेते हैं। मान लो ये कोई रेखा जा रही है L1 जिसको बोले हम, और इसी के ऊपर एक और रेखा जा रही है, इसको हम बोले L2। मतलब रेखा के ऊपर रेखा, इनको कहते हैं आप समपाती रेखाएं। तो जब रेखा के ऊपर रेखा होगी तो आपके बहुत से हल निकलेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको हमको ऐसे लिखेंगे, अनेक हल। आप देखते हैं तीसरे वाले जो समीकरण आपको दिया है, इसमें A1 की वैल्यू है 1 है और A2 की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पर C1 की वैल्यू जो है वो कितना है -4 और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -12। अब इनको देखते हैं हम कि 2 एकम 2, इनको अनुपातों की तुलना करें तो 1/2 माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4 4 तिया 12। अब जो मान जो हमारे पास आए हैं इनमें A1 और A2 का मान तो जो है आपके पास बराबर है, लेकिन आपके पास C1 और C2 के मान बराबर नहीं है। यानी कि जब जो ये रेखिक जो समीकरण हैं, ये जो चर जो हैं, इनमें A1 और A2 के मान तो हैं लेकिन आपके पास C1 और C2 के मान बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन C1 और C2 आपके जो है वो आपके बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपके पास जो रेखाएं जो आती हैं वो क्या रहती हैं आपकी, ये रहती हैं समांतर रेखाएं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखो जैसे कि आपने देखा होगा रेल की पटरी, तो रेल की पटरी जो रहती है आपस में समांतर रहती है, ये आपकी कभी नहीं मिलने वाली। ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है, यानी कि बिल्कुल अंतर समान है। जैसे कि हमारे जो जिस पे हम पढ़ते हैं वो बोर्ड भी आपका क्या रहता है, ऊपर की और नीचे की रेखा आपकी बिल्कुल समांतर रहती है, मतलब जो रेखाएं हैं उनमें अंतर कैसा है, समान है। तो जब अंतर समान है, किसी बिंदु पर ना ही वो प्रतिच्छेद कर रही हैं ना ही बिंदु के ऊपर हैं, तो इसका कोई हल तो होने वाला नहीं है। तो हम इसका लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं
होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज और देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम दूसरे में संगत और असंगत के बारे में पूछा गया है। तो जब जो अनुपातों की तुलना जब हम करते हैं और a1/a2 और b1/b2 के मान जो हैं वो आपके बिल्कुल भी बराबर नहीं आते हैं, तो वो संगत हल होंगे। कैसे होंगे? ये आपके संगत, इनको आप समीकरण युग्मी कहेंगे, संगत समीकरण युग्म। किस किस को? कि जब आपके a1/a2 और b1/b2 के मान और a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, मतलब कि यदि आपके दोनों मान बराबर ना आए या फिर आपके तीनों मान बराबर आ जाएं तो आपके ये संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। और ये जो मान जो रेखाएं रहती हैं समांतर रेखाएं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो इस रेखा में रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। तो इस कंडीशन में ये जो रहेंगे ये आपके रहेंगे कि असंगत, ये आपके संगत हो गए, तो इनको अपन क्या लिखेंगे? असंगत समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। अब इससे आपके सभी जो दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन होने वाला है, किससे? एक तो आपको रेखाएं बतानी है और एक आपको संगत और असंगत बताने वाले हैं। तो इन दोनों कंडीशनों में संगत समीकरण युग्म रहेंगे और समांतर रेखाएं जब बनेंगी आपकी तो आपके असंगत समीकरण युग्म रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में आपको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हमने अभी सारणी में समझा था कि समांतर क्या होती हैं, संपाती क्या होती हैं, प्रतिच्छेद क्या करती हैं। ठीक है, तो ये जो पहला जो मान रहेगा ये आपका a1 a2 और a1 b1 और c1 का मान रहेगा पहले समीकरण का, और दूसरा वाला जो समीकरण रहेगा ये आपके पास a2 b2 और c2 का मान रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि भाई a1 का जो मान है वो 5 है और b1 का जो मान है वो आपके पास -4 है और c1 का जो मान है वो आपके पास क्या है, 8 है। और जो दूसरा समीकरण है इसमें क्या कर सकते हैं हम, a2 का मान जो है वो आपके पास 7 है और जो b2 का जो मान है वो कितना है आपके पास, 6 है। ओके, अब c2 का जो मान है वो आपके पास आ गया 9। अब हम कर लेते हैं अनुपातों की तुलना। तो तुलना जब हम करेंगे तो यानी कि a1 और a2 की जब हम तुलना करते हैं तो ये आता है आपका 5/7 और b1 और b2 की जब तुलना करते हैं तो ये आता है आपके पास -4/6। तो यानी इसको काट दे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब आप एक बात बताओ, ये आ गया a1 और a2 का मान 5/7 और b1 और b2 का मान है जो वो है आपके पास 2/3। क्या ये बराबर है? क्या बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हमें c1 और c2 के मान भी आगे नहीं निकालना। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, यानी कि ये दोनों जो मान हैं वो आपके बराबर नहीं हैं। तो हमने अभी सारणी में देखा था कि ये दोनों जो मान बराबर नहीं आते हैं तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। किस पे? यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब इसको हमने लिख लिया, यानी कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, एक रेखा इधर को जा रही है और एक रेखा यहाँ को जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, ये आपका प्रतिच्छेदित बिंदु हो गया। यानी कि रेखाएं आपको प्रतिच्छेद करेंगे। यदि इसमें आपसे ये भी पूछता कि इसके कितने हल होंगे तो आप कहते इसका एक हल होगा, यानी कि जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वहीं आपका एक हल होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका कि 9x प्लस के 3y प्लस 12 बराबर 0, ये आपका पास पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 का जो मान है वो है आपके पास कितना, 0। अब a1 की वैल्यू कितना है आपके पास, 9, और जो b1 की वैल्यू है वो है आपके पास 3 और c1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 12। a2 की वैल्यू है आपके पास कितना, 18 और b2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 और c2 की वैल्यू है आपके पास कितना, 24।
आप देख सकते हो ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी कि ये आपका बराबर आने वाला है सभी का। तो A1 बटा A2 कितना हो जाएगा 9 बटे 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। और B1 बटा B2 जो होगा वो आपका होगा 3 बटा 6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और जो C1 बटा C2 जो रहेगा वो आपका रहेगा कितना 12 बटे 24। तो ये भी कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब इसमें आप देखिए कि इसमें जो मान है वो आपके कैसे आ गए, ये आपके सभी मान बराबर आ गए। यानी कि हम लिखेंगे कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी कि सभी जो मान है वो कैसे आ गए आपके बराबर आ गए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपकी संपाती रेखाएं होती हैं। अभी हमने सारणी में देखा था अतः, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः संपाती रेखाएं, यानी कि रेखा के ऊपर रेखा है, संपाती रेखाएं हैं। तो रेखा के ऊपर रेखा है, ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी कोई रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा है, इसको अपन L1 कह दो, इसको अपन L2 कह दो। यानी कि यदि आपसे ये कहता ना कि इसके कितने हल होंगे, तो आप इसका कहते कि इसके अनेक हल होंगे। अब चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि क्या है मैं तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। चलिए दोस्तों, अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके क्या है कि पहला जो समीकरण है वो है 6x माइनस का 3y प्लस का कितना 10 बराबर में कितना 0। और दूसरा जो समीकरण है वो आपका 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर क्या 0। अब इसमें आप देखते हो कि जो A1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 6, और जो B1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास माइनस का 3, और जो C1 की वैल्यू है वो है आपके पास कितना 10, और जो A2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 2, और B2 की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये क्या होगा माइनस का 1 होगा, क्योंकि y माइनस की है। तो और C2 की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 9। अब हम करते हैं इसके अनुपातों की तुलना, यानी कि A1 बट्टा A2। अब A1 बट्टा A2 है आपका 6 बट्टा 2, और जो B1 बट्टा B2 वो है आपके पास माइनस का 3 बट्टा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गए, और यहाँ से आप 2 को काट भी सकते हो, 6 को, सॉरी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 बट्टा 1 यहाँ आ गया, 3 बट्टा 1 यहाँ आ गया। दोनों समी जो अपने पास अनुपात हैं वो बराबर आ गए। तो अब हम ट्राई करेंगे C1 बट्टा C2 को। तो C1 बट्टा C2 को ट्राई करेंगे तो ये कितना 10 बट्टा 9, क्या कट रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कट रहा। तो इसका मतलब A1 और A2 और B1 B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर नहीं है क्या C1 बट्टा C2, क्योंकि इसके जो अनुपात है ना वो इनके बराबर नहीं आए। तो ऐसी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। जब भी A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 लेकिन बराबर ना है C1 बट्टा C2, तो ऐसी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि समांतर रेखाएं हैं। जो रेल की पटरियां हैं ना वो हैं ये आपकी, यानी कि जो रेखाएं है L1 और L2 ये आपकी कभी भी मिलने वाली नहीं है। अगर आपसे ये कहता ना कि इसके कितने हल होंगे, तो आप कहते इसके कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर नहीं मिली। ओके, चलिए दोस्तों, अब आपका दूसरा क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आपका दूसरे क्वेश्चन की तरह है, लेकिन आपसे पूछा संगत और असंगत है। अब A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना करना है आपको, और रेखिक समीकरणों के युग्म आपको संगत या असंगत बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमने सारणी में भी समझा था, लेकिन फिर भी हम एक बार और समझ लेते हैं कि A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 यदि आपके बराबर ना आए, क्या हूं, बराबर ना आए, तो प्रतिच्छेदित करेंगे ये बिंदु, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं रहेंगी। तो इस कंडीशन में आपके ये संगत रहेंगे, जो समीकरण रहेंगे आपके कैसे रहेंगे, युग्म, संगत समीकरण युग्म रहेंगे। और A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 ये आपके तीनों ही बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में ये आपकी संपाती रेखाएं होती हैं। तो इस कंडीशन में भी आपके जो समीकरण युग्म रहेंगे वो आपके संगत रहने वाले हैं। लेकिन A1 बट्टा A2 जो है वो आपका क्या B1 बट्टा B2 तो दोनों बराबर आ जाए, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर ना हो,
तो इस कंडीशन में क्या समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होंगी तो इनका कोई हल नहीं रहेगा, तो इसका ये जो आपके रहेंगे ये आपके असंगत समीकरण युग्म रहेंगे। तो ये तीनों कंडीशन पे ये आपके सवाल होने वाले हैं। अब देखिए ये आपके जो पहला समीकरण है ये आपके पास a1 और b1 और c1 की वैल्यू है, और ये आपके पास a2 b2 और c2 की वैल्यू है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को पहले इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखना है आपको, 3x 2y, अब जो 5 जो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस के 3y, और जो 7 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब पहला समीकरण आपके पास 1 की वैल्यू रहेगी और दूसरा समीकरण रहेगा आपके पास 2 की वैल्यू। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि a1 की वैल्यू कितनी है, तो आपका होगा 3 है, और यदि b1 की वैल्यू कितनी है तो कितना है, 2 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, वो है आपकी माइनस के 5 है। और यहाँ से a2 की वैल्यू है आपके पास 2, और b2 की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास माइनस का 3, और c2 की वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास माइनस के 7। अब ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम कर लेते हैं दोस्तों अनुपातों की तुलना, यानी कि a1 बटा a2 की तुलना। तो a1 बटा a2 का कितना आ गया आपके पास, 3/2, और b1 बटा b2 की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 2/3। अब आप देखते हो कि यही आपके पास बराबर नहीं है, क्या है, यही आपके पास बराबर नहीं है, तो हमको c1 बटा c2 तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इस कंडीशन में ये कौन सा समीकरण युग्म है, ये आपका संगत समीकरण युग्म है। यानी कि जो रेखाएं रहती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि अतः समीकरण के युग्म संगत हैं। कैसे हैं, संगत, क्योंकि संगत और असंगत पूछा, ये आपसे नहीं पूछा कि प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। तो चलिए दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2x माइनस के 3y बराबर 8। अब ये भी, इसको भी सही करेंगे हम। और दूसरा वाला जो समीकरण है वो है आपका 4x माइनस के 6y बराबर कितना, 9। अब इन दोनों को हम समीकरणों को सही क्रम में लिख लेते हैं। तो जो 8 रहेगा वो इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2x माइनस के 3y माइनस का 8 बराबर क्या आएगा आपके पास, 0। और 4x माइनस के 6y, और इधर 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास समीकरण 1 आ गया, और ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम ये पहले समीकरण की 1 की वैल्यू है, तो यानी कि a1 की वैल्यू 2, और b1 की वैल्यू है वो आपके पास आ गई माइनस के 3, और c1 की वैल्यू वो आ गई आपके पास माइनस के 8। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू, समीकरण 2 की सभी वैल्यू कैसी हैं, a2 की हैं, तो a2 की वैल्यू 4 आ गई, और जो b2 की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास माइनस का 6, और जो c2 की वैल्यू है वो आपके पास आ गई माइनस का 9। अब हम कर लेते हैं दोस्तों अनुपातों की तुलना, यानी कि a1 बटा a2। अब a1 बटा a2 है आपके पास 2/4, इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, a1 बटा a2 की वैल्यू 1/2। अब b1 बटा b2 की जब बात होगी तो वो हो गई कितनी, माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। b1 बटा b2 की वैल्यू भी कैसी है, 1/2 है। अब हम आगे चलेंगे क्योंकि इन दोनों के मान कैसे आ गए, बराबर आ गए। c1 बटा c2, और c1 बटा c2 है आपके पास माइनस के 8 माइनस का 9, माइनस से आपके माइनस कट चुके हैं। अब आप देखते हो कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि a1 और a2 जो है वो बराबर है आपका b1 और b2 के, लेकिन आपका जो c1 और c2 है वो आपके बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी समांतर रेखाएं होती हैं, इनका कोई भी कैसा होता है, हल नहीं होता, और ये कैसे हैं, असंगत समीकरण युग्म है। तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे कि अतः समीकरण के युग्म असंगत हैं। कैसे हैं, असंगत हैं। अब दोस्तों ये आपके दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि हम आगे तीसरा और चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को।
तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। अब ये समीकरण जो है वो आपका सही नहीं है, सही क्रम में नहीं है, लेकिन जो दूसरा समीकरण है वो कितना है 9x माइनस के 10y बराबर कितना 14। इसको थोड़ा सही क्रम में लिख लेते हैं। 9x माइनस के कितना 10y और जब 14 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। अब पहले हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। सही से सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। 2 का भाग 6 में दिया, 2 तिया 6 और 6 का गुणा करेंगे, सॉरी 3 का 2 तिया 6 और 3 का गुणा 9 3 में किया तो 9x प्लस 3 दूनी 6 और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10y बराबर में कितना आ गया 7। अब ये 6 का गुणा कहाँ होगा यहाँ, 7 के नीचे कुछ नहीं है, बटे में 1 लिखेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 6 7 42। अब ये भी आपका सही क्रम में नहीं है तो हम इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। 9x प्लस 10y माइनस का कितना 42 बराबर कितना 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम जो पहला समीकरण है वो सभी आपके पास a1 b1 और c1 की वैल्यू है और दूसरा समीकरण है ये आपके पास a2 b2 और c2 की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि a1 की वैल्यू निकालेंगे, वो आ गई आपके पास 9 और b1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 10 और c1 की वैल्यू है वो आपके पास आ गई कितनी 42। अब आगे देखते हैं कि जो a2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास कितना 9 और b1 की जो वैल्यू है सॉरी b2 की वैल्यू है वो आपके पास है माइनस का 10 और जो c2 की वैल्यू है वो है आपके पास कितना 14 किसके माइनस के। अब हम इसके अनुपातों की तुलना कर देते हैं दोस्तों। a1 बट्टा a2 वो है आपके पास 9/9, तो 9 से 9 कटा कितना 1/1, एक और एक अनुपात आ गया और b1 और b2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास प्लस का 10 और माइनस का 10। 10 से 10 गया मतलब 10 एकम 10 और 10 एकम 10। अब ये तो दोनों वैल्यू अनुपात किसमें है प्लस में है, ये किसमें है माइनस में है, क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या, तो आप लिखोगे कि चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है संगत होता है। रैखिक समीकरण कैसा होता है संगत होता है। तो अतः रैखिक इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं दोस्तों। अतः रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है संगत है। अब दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तीसरा वाला। अब चौथा वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चौथे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये पहला समीकरण दिया है 5x माइनस के 3y बराबर कितना 10 और जो दूसरा जो समीकरण है वो दिया है माइनस के 10y प्लस के 6y बराबर माइनस का 22। अब इसको ये भी इसको क्रम में सही लिख लेते हैं। तो 5x माइनस के 3y 10 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। ये आपके पास पहला समीकरण आ चुका है और माइनस के 10y प्लस के 6y और ये माइनस के 22 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 22 हो जाएंगे बराबर में क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। अब दोस्तों ये आपके पास आ चुका है समीकरण नंबर 2, यानी कि ये सभी आपके पास 1 की वैल्यू है। तो a1 की वैल्यू है आपके पास 5 और b1 की वैल्यू है वो है आपके पास माइनस का 3 और c1 की वैल्यू है आपके पास माइनस का 10 और a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास प्लस माइनस के 10 और b2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास किसकी प्लस के 6 और c2 की वैल्यू है आपके पास कितना 22 किसके प्लस के। अब दोस्तों हम इसको देखते हैं, हम इसके अनुपातों की तुलना करते हैं, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 सॉरी a1 बट्टा a2 हम इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा। यानी कि 5 बट्टा माइनस के 10 5 एकम 5 5 दूनी 10। a1 और a2 की वैल्यू कितनी आई 1 बट्टा माइनस का 2 और b1 और b2 की वैल्यू की जब बात करेंगे तो क्या आएगी माइनस का 3 बट्टे का 6 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि ये भी आपका आ गया माइनस का 1 बट्टा 2 और c1 और जो c2 की जो वैल्यू रहेगी ये आपकी आएगी माइनस का 10 बट्टे में 22। अब आप देख सकते हो कि ये बराबर तो नहीं है, तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 2 एकम 2
ये कितना आ गया -5/11। अब हम क्या लिखेंगे कि भाई A1 और A2 तो बराबर हैं किसके, B1 और B2 के, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं है, C1 और C2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपकी समांतर रेखाएं होती हैं। तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। पूरा लिखोगे दोस्तों तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपका 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, उसमें से आपको 1 नंबर काट लेगा। तो चलिए दोस्तों ये आपका, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके पास, 4/3x + 2y बराबर कितना 8। और दूसरा जो समीकरण है वो है आपके पास 2x + 3y बराबर कितना आपका 12। अब आप देखिए कि इसको समीकरण को थोड़ा हम सही क्रम को में लिख लेते हैं। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, उसको नीचे 1 मान लीजिए आप, और इन दोनों का ले लीजिए क्या एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा आपके पास 3 का भाग देंगे 3 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 के 4 यानी कि 4x। 1 का भाग दिया 3 में 3 बार गया, और 3 का गुणा क्या करेंगे ऊपर, तो 3 दूनी 6y बराबर कितना आ गया आपके पास 8। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यानी कि जो 4x + 6y जब त्रियक गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। अब 24 को जो है हम इधर ले आएंगे, जिससे क्या है हमारा जो समीकरण रहेगा वो बिल्कुल सही क्रम में हो जाएगा। तो 24 बराबर कितना 0, ये आपके पास आ गया समीकरण 1। अब दूसरे समीकरण को सही क्रम में लिखते हैं, 2x + के 3y माइनस के क्या हो जाएंगे 12 बराबर 0, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों ये तो आपके पास सभी A1 और B1 और C1 की वैल्यू है, और ये आपके पास A2 B2 और C2 की वैल्यू है। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू है आपके पास 4, और B1 की वैल्यू है आपके पास 6, और C1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास -24। और दोस्तों जब हम A2 की बात करते हैं तो वो आती है आपके पास 2, और B2 की बात करते हैं तो वो आएगी आपके पास 3, और C2 की जब हम बात करते हैं तो वो आएगी आपके पास 12। जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे यानी कि A1/A2 की तुलना बात करेंगे तो वो आएगी आपके पास 4/2। तो ये कितना हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/1। और जब B1/B2 की बात होगी दोस्तों तो वो आएगी 6/3, यानी कि 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आपके पास आ गई 2/1। अब जब C1 और C2 की बात करेंगे, किसकी, C1 और C2 की, तो वो आ गई आपके पास -24 -12, यानी कि 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, और माइनस से माइनस कट गया, ये भी बराबर आ गया आपका, यानी कि A1 B1 और C1 सभी बराबर हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, इस कंडीशन में ये आपके संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं जब होती हैं तो आपका क्या रहता है, ये भी आपका संगत रहता है। तो हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म कैसे हैं आपके, संगत हैं। चलिए दोस्तों ये आपके यहाँ पर पांचों के पांचों क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन के सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को।